इलाहाबाद की अंधेरी सुनसान रात में दूर किसी छोटे से पिगरी फार्म हाउस में एक आदमी आग के सामने बैठकर कुछ पका रहा था। उसके सामने एक पतीला था जिसमें पानी उबल रहा था और उस उबलते हुए पानी में किसी इंसान का भेजा पक रहा था। जी हाँ, किसी इंसान की खोपड़ी को फाड़कर निकाला गया ये भेजा जब पूरी तरह से पक गया तो वो आदमी इसे सूप की तरह पी गया। इस आदमी को कुछ लोग नरबच्ची कहते हैं तो वहीं कुछ लोग पिशाच। वो आदमी जो 14 लोगों का खून करके उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करके आज 23 साल बाद भी ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। ये आदमी है राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर। आखिर ये राम निरंजन है कौन और इसके राजा कुलंदर बनने के पीछे की क्या कहानी है? कुलंदर बहुत हार्ड प्रोफेशनल क्रिमिनल था। उसका पेट फाड़ा, सिर धड़ से अलग के जैसे वो कटिंग कहता था और इनका लिंक आ गया। तारीख थी 14 दिसंबर सन 2000। इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में रहने वाले पत्रकार धीरेंद्र सिंह दैनिक समाचार पत्र में काम करते थे। उन्होंने अपने काम के जरिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। 14 दिसंबर सन 2000 इसी दिन पत्रकार धीरेंद्र सिंह अपने दफ्तर जाने के लिए घर से निकलते तो हैं लेकिन लौटकर वापस नहीं आते। पत्रकार धीरेंद्र सिंह जाने माने पत्रकार तो थे ही, तो उनका अचानक से गायब हो जाना एक पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। इस वजह से ये केस पुलिस के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो पता चला कि पत्रकार धीरेंद्र सिंह के फोन पर आखिरी कॉल किसी फूलन देवी के लैंडलाइन नंबर से आया था। फूलन देवी, ये नाम क्यों इम्पोर्टेंट है इस पर हम आगे बात करेंगे। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर फूलन देवी ने बताया कि वो धीरेंद्र सिंह नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती, शायद उसके पति जानते हों। पुलिस ने जब उसके पति से पूछा तो उसने बताया कि धीरेंद्र सिंह उसका दोस्त है, लेकिन उसकी धीरेंद्र सिंह से पिछले कई दिनों से बात नहीं हुई। और जब पुलिस ने उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि राम निरंजन कौल। पुलिस वालों को पता नहीं कि उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, तो सबके बेस पर वो राम निरंजन और उसके साले को पूछताछ के लिए ले गए। निरंजन की फैमिली में इसकी बीवी और 3 बच्चे थे। सबके लिए वो फ्रेंडली और नॉर्मल सा इंसान था, पर इसके इसी नॉर्मल चेहरे के पीछे इतने भयानक राज छुपे थे जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक आम आदमी से देखने वाले राम निरंजन के पीछे छुपा हुआ उसका दूसरा रूप, उसका अपना असली चेहरा, राजा कुलंदर। पुलिस की पूछताछ के दौरान पहले तो राम निरंजन कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन अचानक से कुछ देर बाद उसके हाव भाव बदल गए। उसका चलना फिरना, बातें करना, इवन उसकी सारी की सारी पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो गई। उसने पुलिस से कहा कि वो सब कुछ बताएगा, लेकिन तब जब पुलिस वाले उसे जाने देंगे। पुलिस ने यूं ही उसकी बातें मान ली। उसने दोबारा से पुलिस वालों के सामने एक शर्त रखी कि उसे दाल खानी है, वो भी कुकर भर के। जब पुलिस ने दाल मंगवाने की बात कही तो निरंजन कहते हैं, नहीं, तुम सिर्फ सामान लाओ, मैं खुद यहाँ पर दाल बनाकर खाऊंगा। उसे सच उगलवाने के लिए पुलिस वालों ने उसकी ये भी शर्त मान ली। उसके बाद निरंजन ने दाल बनाई और उसे खाया, और खाने के बाद वो पुलिस वालों को अपने साथ नैनी गांव के पास पिगरी फार्म हाउस पर ले गया। वहां जाने के बाद राम निरंजन की पर्सनालिटी और उसके हाव भाव अचानक से बिल्कुल चेंज हो गए और उसकी बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल इंसान की तरह हो गई। पुलिस ने जब उससे पूछा कि ये फार्म हाउस किसका है, तब उसने बोलना शुरू किया, जिसे सुनकर पुलिस के मन में भी एक डर सा बैठ गया। उसने कहा कि ये कोई फार्म हाउस नहीं बल्कि राजा कुलंदर की अदालत है। राजा कुलंदर यहीं अपनी अदालत लगाता है और यहीं अपने गुनाहगारों को सजा देता है। उसने कहा कि राजा कुलंदर सबसे ज़्यादा ज्ञानी और सबसे ज़्यादा विद्वान इंसान है। अब पुलिस भी इसकी इन बातों को सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि वह खुद के बारे में ही 3rd पर्सन में बातें कर रहा था। पुलिस वालों ने जब उससे पूछा कि वो उन्हें यहाँ क्यों लेकर आया है, तो राजा ने अपनी उंगलियों से जमीन की तरफ इशारा किया। उसका इशारा करने के बाद पुलिस वालों ने वहां पर गड्ढा खोदना शुरू किया, और खुदाई करते करते उन्हें पत्थर जैसी गोल आकृति की चीज दिखाई दी। और उसके बाद भी कंटिन्यू खोदते गए, और उसके बाद जो मिला उसे देखने के बाद वहां पर मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर्स हैरान हो गए, क्योंकि वो पत्थर नहीं बल्कि इंसानों के कंकाल थे, जिसमें कई सारी खोपड़ियाँ थी जिन्हें उनके शरीर से बड़ी ही बेरहमी से
अलग किया गया था। कुछ खोपड़ियों पर रेड कलर और कुछ पर ग्रीन कलर और कुछ खोपड़ियों पर नाम लिखा गया था। पुलिस ने फार्म हाउस की छानबीन करना शुरू की तो वहां रखे पेटी में पुलिस को एक डायरी मिलती है जिस पर लिखा था राजा कुलंदर की डायरी। जब उस डायरी को खोला गया तो उस पर लिखा था काली प्रसाद श्रीवास्तव, जिनकी खोपड़ी को रेड कलर से रंगा गया था। काली प्रसाद राजा कुलंदर के साथ उसी सरकारी दफ्तर में काम करता था और उसने राजा से 50,000 रुपये उधार भी लिए थे। राजा कुलंदर कोल ट्राइब से बिलोंग करता था तो उसे लगता था कि काली प्रसाद उसे नीची नज़र से देखता है क्योंकि वह कोल ट्राइब से बिलोंग करता है, और उसे लगता था कि काली प्रसाद अपने आप को बहुत विद्वान समझता है और इसीलिए वह उसके पैसे नहीं लौटा रहा। इन्हीं सब के दौरान एक दिन राजा काली प्रसाद को जंगल की तरफ ले गया जहां उसने काली प्रसाद का गला काटकर उसे मार डाला। इतना ही नहीं, काली प्रसाद को मारकर वह उसकी खोपड़ी को काटकर अपने फार्म हाउस पर ले आया और उसकी स्कल में से काली प्रसाद के भेजे को निकाला और पास पड़े उबलते पानी के पतीले में डाल दिया। वो जानना चाहता था कि काली प्रसाद कितना बड़ा विद्वान है। उसे लगता था कि किसी भी आदमी का सारा ज्ञान उसके दिमाग में होता है। उसे लगता था कि अगर उसके दिमाग का सूप बनाकर पी लिया जाए तो उसके दिमाग का सारा ज्ञान उसे मिल जाएगा और वह बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाएगा। इसीलिए राजा ने काली चरण के भेजे को बॉईल किया और उसे सूप बनाकर पी गया और उसके बाद उसने अपनी डायरी में पहला नाम लिखा, काली प्रसाद श्रीवास्तव, और इस नाम के आगे उसने क्रॉस मार्क कर दिया। उसने काली प्रसाद की खोपड़ी को लाल रंग से पेंट किया ताकि वह पहचान सके कि ये किसकी खोपड़ी है, और उसके बाद उसने खोपड़ी को जमीन में गाड़ दिया। और यही चीज़ उसने कई और लोगों के साथ की। मोहम्मद मोइन ने भी राजा से 2500 रुपये उधार लिए थे और लौटा नहीं रहा था। राजा उसे बहाने से यमुना ब्रिज ले गया जहां उसने मोइन का गला काटा और उसे मार दिया। मोइन एक मुसलमान था इसलिए राजा उसे दफनाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मोइन को मौत के बाद भी शांति ना मिले और इसीलिए उसने मोइन की बॉडी को यमुना ब्रिज के नीचे फेंक दिया और उसके सर को अपने साथ फार्म हाउस पर ले आया। और काली प्रसाद की तरह ही उसने मोइन के ब्रेन का भी सूप बनाया और उसे पी गया। उसे लगता था कि मोइन के ब्रेन को कंज्यूम करने से उसे हिप्नोसिस की पावर आ जाएगी। काली प्रसाद और मोइन की तरह उसकी डायरी में और कई नाम लिखे हुए थे जिनमें पवन कुमार यादव, हैतिया नसीम, रवि श्रीवास्तव, त्रिभुवन पांडे, पप्पू पासी और सुल्ताना जैसे कई और नाम थे, जिसमें आखिरी नाम था धीरेन्द्र सिंह। राजा की डायरी में 2 नाम और भी थे जो पंडित कास्ट के थे, तो राजा को लगता था कि पंडित लोग बहुत खाते हैं, इसीलिए इनकी इंटेस्टाइन आम लोगों से बहुत बड़ी होती है, और सिर्फ यही देखने के लिए उसने पंडित कास्ट के 2 लोगों को मार डाला और ना ही उनके दिमाग का सूप पिया बल्कि उनकी इंटेस्टाइन को निकालकर वह चेक करने लगा। एक सरकारी नौकरी करने वाला साधारण आदमी अंदर से इतना क्रूर था, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। उसकी इस भयानक कहानी से पुलिस भी शौक में आ गई थी। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो पुलिस को पता चला कि राजा कार लूटिंग गैंग चला रहा था। राजा और उसका साला दोनों हाईवे पर चलने वाली कारों को लूटते थे और ड्राइवर को मार डालते थे। यही वजह थी कि एक छोटे से दफ्तर के गार्ड होने के बावजूद भी राजा के पास एक टाटा सुमो कार और खुद का फार्म हाउस था। और यही एंट्री होती है पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की। धीरेन्द्र सिंह को राजा के इन कारनामों की भनक लग गई थी, तो राजा को डर लगने लगा कि कहीं पत्रकार धीरेन्द्र सिंह उसके इस कारनामों को पेपर में ना छाप दे, और इसीलिए उसने धीरेन्द्र सिंह को धोखे से अपने फार्म हाउस पर बुलाया। ठंडी का मौसम था तो धीरेन्द्र सिंह अपने हाथों को आग पर सेक रहे थे। तभी राजा कुलंदर का साला वच्छराज पीछे से धीरेन्द्र सिंह पर बंदूक तान देता है और गोली चला देता है, और उसके बाद हमेशा की तरह राजा कुलंदर पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के ब्रेन का सूप बनाया और उसे पी गया। राजा ने पुलिस वालों को पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की बॉडी, उसके कपड़े, उसकी बाइक, सबकी लोकेशन बताई, और पुलिस वालों को सभी चीज़ें सेम उसी जगह पर मिली। राम निरंजन के राजा कुलंदर बनने के पीछे का रीजन था पावर, और शायद इसीलिए उसने अपना नाम राजा कुलंदर रखा, जिसका मतलब होता है कोलू का राजा। और शादी के बाद उसने अपनी बीवी का नाम गोमती देवी से फूलन देवी रख दिया। राजा ने अपनी बीवी का पॉलिटिकल करियर इस्टेब्लिश करने में
पूरी मदद की। इसने अपने तीनों बच्चों के नाम भी अजीब रखे थे, जिनमें से एक का नाम था अदालत और दूसरे का नाम था जमानत और तीसरे का नाम था आंदोलन। अब इन तीनों नामों का रिलेशन कानून से है, जिससे राजा को लगता था कि वह अदालत, जमानत और आंदोलन तीनों को अपने काबू में कर सकता है। और साथ ही अपनी बीवी फूलन देवी का सपोर्ट मिल जाने से राजा मन ही मन बहुत पावरफुल बन चुका था। वह एक राजा बन चुका था। उसका कहना था कि वो आगे चलकर एक नेता बनना चाहता था, पर राजा अपने आप को ऑलरेडी सबसे महान समझता था। राजा कुलंदर के मर्डर करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर था। राजा पहले लोगों से दोस्ती करता और फिर उनकी मदद करता और उनके बारे में जानने की कोशिश करता, और अच्छे से जानने के बाद वह धीरे धीरे मर्डर करने की कहानी बुनता था। वो सोचता था कि अगर इंसान ने गलत किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और सज़ा सिर्फ राजा दे सकता है अपनी अदालत में। और इसी तरह राजा अपने विक्टिम को सुनसान जगह पर ले जाता, उसका गला काटकर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता। राजा अपनी हर हत्या का एक निशान रखता था, और यही कारण था कि उसने कई सारी खोपड़ियों को अपने फार्म हाउस पर रखा था, और उन सब खोपड़ियों को कलर से मार्किंग करके उस पर नाम लिखा था, ताकि वह पहचान सके कि यह किसकी खोपड़ी है। राजा अपनी विक्टिम की हत्या करके उसके नाम को अपनी डायरी में नोट करता और उनके सामने क्रॉस मार्क कर देता। नामों को डायरी में नोट करना और खोपड़ियों को ज़मीन में गाड़ना राजा इसलिए करता था ताकि वह उनके मरने के बाद भी वह जब चाहे तब उनके मरने की फीलिंग्स को महसूस कर सके। इंडिया में ये पहला केस था जिसने पूरे भारतवर्ष को चौंका के रख दिया था। कोई राजा को नरबच्ची कहता था तो कोई पिशाच। लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। राजा और इसके साले को 2001 में अरेस्ट किया गया, और लंबे कोर्ट केस के बाद 2012 में इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। राजा आज भी अपने आप को निर्दोष मानता है। उसका कहना है कि पुलिस और मीडिया दोनों ने उसे झूठे केस में फंसाया है, और उनके पास इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। जो चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। और तो और उस डायरी में कुछ ऐसे नाम भी लिखे थे जो आज भी जिंदा हैं। राजा का कहना है कि अगर उसने उनको मारा ही नहीं तो उसने उनके नाम को अपने डायरी में क्यों लिखा। राजा की इस कहानी को हर कोई अलग अलग तरीके से बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने 30 लोगों का मर्डर किया, लेकिन राजा की फैमिली इस बात से बिल्कुल डिनाई करती है। पर सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर राजा निर्दोष है तो इतनी सारी खोपड़ियाँ राजा के फार्म हाउस पर आई कैसे, और राजा को सबूत के बारे में एग्जैक्ट वही लोकेशन कैसे पता है। उसे कैसे पता कि सारे सबूत कहाँ हैं। वैसे इस मामले में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।